जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया में इंडिया और चाइना के दरमियान 5 साल के बाद एक 50 मिनट की फॉर्मल मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ये बातचीत हुई थी कि अगर उन्हें ग्लोबल पीस चाहिए तो इंडिया और चाइना के दरमियान पीस कायम करना होगा, जिसके बाद से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग को, जिन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों की वापसी में जुटे हुए हैं और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। लिन जियांग के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों को पीछे हटा रही हैं और अस्थायी ढांचों को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी वो रूस के अंदर मिले, एक बायलैटरल मीटिंग हुई उनके अंदर पहली बार 5 सालों के अंदर। और अब ये खबरें भी आ गई हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी इसी महीने की 21 तारीख को, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत और चीन के अंदर जो बॉर्डर को लेके जो तनाव था, जो भी मसला था, वो अब हल हो गया है। इंडिया और चाइना का जो क्लैश चल रहा है, अगर वो मसला हल हो रहा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो 75 साल से जो हमारा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हम भी इसमें हल कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेके कमजोर होती दिखाई दे रही है। इथोपिया को बना दिया या और हमारी तो इथोपिया से GDP बहुत ज्यादा है, इसी तरह और भी ममालिक हैं, तो इस वजह से हमारा, और हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, इस खिते में एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत भी रखते हैं, लेकिन हमें मदू नहीं किया गया। तो बासित साहब, हमारी इस नाकाम डिप्लोमेसी का सेहरा किसके सर जाता है? ये सेहरा भारत के सर जाता है, क्योंकि भारत ने कुल्ली तौर पे कह दिया नो। जो उड़ी और पुलवामा में हुआ, अभी तक कुछ अर्सा पहले तक भी अटैक्स हो रहे थे, हमारा मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा, अब ये सारा कुछ हम करते रहे और फिर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करें कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि भाई चीन की सेनाएं LAC से भैया वापस जाने लग गई हैं। मतलब चीन और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था ब्रिक्स के दौरान, चीन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी सेनाओं को वापस बुलाने लग गया है चीन। और ये भैया बयान आया है चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिंग जियान की तरफ से। मतलब जिन लोगों को ये लग रहा था कि भैया ये जो खबरें आ रही हैं, ये अफवाहें आ रही हैं, मतलब झूठी खबरें हैं कि चीन की सेनाएं LAC से वापस जा रही हैं, ये झूठी खबरें हैं। चीन तो भारत के आगे झुक ही नहीं सकता। तो भैया उन सबके मुंह पर यह थप्पड़ है, देख लो भैया, चीन वापस जा रहा है और चीन भारत के आगे झुक गया है। और अगर हम इस चीज को भैया दूसरे नजरिए से देखें तो भैया ये भी साफ हो गया है, जो चीन की सेनाएं है वो भारत के आगे बहुत कमजोर है। मतलब चीन के सैनिक भैया मारे जा रहे थे, मतलब जो LAC पे भैया तगड़ी ठंड पड़ती है उसमें भैया चीन के सैनिक मारे जा रहे थे। तो चीन ने भैया समझौता किया भारत के साथ में कि भाई तुम भी अपनी सेनाओं को वापस बुलाओ, हम भी अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। तो भाई दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, तो भारत ने भी सेनाओं को बुलाना शुरू कर दिया और चीन ने भी। पर भाई भारत की सेनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि चीन की सेनाओं की भैया हवा खराब हो रखी थी। चीन के जो सैनिक थे भैया वो LAC पे जाने के लिए तैयार नहीं थे, वहां पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर भैया इतना दम नहीं है जितना भारतीय सैनिकों के अंदर दम है। भारत के जो सैनिक है भैया वो तो डटे हुए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ठंड से। पर जो चीन के सैनिक थे उनकी हवा खराब हो रखी थी और चीन के सैनिक अपनी सरकार से बार बार गुहार लगा रहे थे कि भैया हमें वहां पर नहीं जाना, मतलब हमारी वहां पर तैनाती मत करो। तो भाई सिर्फ ये भी देखा गया कि भाई जो चीन की सेना है वो भारतीय सेना के कमजोर है, मतलब फाइट नहीं कर सकती चीन की सेना। तो चीन ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाकर और भारत के साथ में समझौता करके भाई दो काम कर दिए। एक तो ये कर दिया कि भैया ये दिखा दिया कि चीन जो है वो भारत के साथ में रिश्ते अच्छे करना चाहता है, और दूसरी तरफ से भैया चीन ने अपने सैनिकों की जान बचा ली। मतलब भारतीय सैनिकों को तो भैया मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, चीन के सैनिक तो भैया ठंड से ही मर रहे थे। कि ब्रिक्स आउटरीच सेगमेंट, जिसमें बाकी ममालिकों की, ये ग्लोबल साउथ जो एक कॉन्सेप्ट आया है ना डेवलपिंग कंट्रीज का, ये सारे ममालिक उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि इन लोगों का, इन ममालिक का ख्याल है कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वेस्टर्न दुनिया है, G7 है, उनको डेवलपिंग कंट्रीज के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनका ख्याल नहीं है, या उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और अगर कोई रकम या कोई कर्जा देते भी हैं तो इतनी स्ट्रिंग्स लगा लेते हैं पॉलिटिकल कि इकोनॉमीज जो हैं वो सही तौर पे डेवलप नहीं हो पाती। तो एक उम्मीद ब्रिक्स से है कि भाई चलिए ये कुछ ग्लोबल साउथ जो है या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ये इधर ज़्यादा उनको
ईज प्रोवाइड करेगा। हाँ, एक लिहाज से जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंस होगी वो सॉफ्ट होगी, सॉफ्टर टर्म्स पे होगी, तो इस तरह मुश्किलात नहीं होंगी जो हमें IMF के हवाले से नज़र आती हैं, वर्ल्ड बैंक या और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब जो एक सेगमेंट हुआ उसका ये गुज़श्ता रोज़ ब्रिक्स आउटरीच सेगमेंट, जिसमें बहुत से ममालिक थे, मतलब ऐसे ऐसे ममालिक थे, बहरीन था उसमें बेलारूस था, उसमें तुर्की था, आज़रबाईजान था, वेनेजुएला था, उसमें बल्कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास साहब भी थे, लाओस था, मलेशिया था, उज़्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, किर्गिस्तान था, इंडोनेशिया था। तो कौन सा मुल्क है जो वहाँ मौजूद नहीं था? क्यूबा, बोलीविया, ये सारे मुल्क वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान, मेरा ख्याल था कि हमें भी वहाँ पे होना चाहिए, अगर हमने भी एक दरख्वास्त तो दे रखी है ना, और आउटरीच प्रोग्राम अगर है, ठीक है हमें मेंबरशिप ना दें, लेकिन इस कैटेगरी में तो हमें शामिल कर सकते थे। ये 30 के 30 ममालिक जो वहाँ पे एडिशनली आए थे, इन सबको तो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन एक लिहाज से आउटरीच अगर कोई एफर्ट थी तो पाकिस्तान को भी इसमें बुलाना चाहिए था, लेकिन हमारी सफारतकारी में शायद कुछ कमी रह गई कि हमें यहाँ भी मदऊ नहीं किया गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग किस्म की चीज़ थी कि पाकिस्तान के ऐसे हालात तो नहीं। आफ्टर ऑल अभी पिछले ही कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रूस के ओवरचक थे, वो यहाँ पे विजिट पे आए हुए थे ऑफिशियल। फिर अभी SCO में रूस के प्राइम मिनिस्टर ने, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, उन्होंने यहाँ पे डेलीगेशन को हेड किया था रूस के। तो हमारे लिए, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि पाकिस्तान इस सेगमेंट में भी शामिल नहीं है, यहाँ भी इसको मदऊ नहीं किया गया। अब हुआ ये है कि ब्रिक्स ने ये फैसला किया है कि पहले हम, और देखिए यहाँ बांग्लादेश भी था, मतलब बांग्लादेश के होने में बड़ी खुशी है, सच्ची बात है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन पाकिस्तान ना होने, उसकी प्रेजेंस ना होने का बहुत दुख भी है, क्योंकि हम भी देखिए ना, कोई ऐसी वैसी इकोनॉमी तो नहीं है हमारी। इकोनॉमी अब इथोपिया को उन्होंने देखे बना दिया है मेंबर। इथोपिया और इजिप्ट के दरमियान एक मसाइल हैं, वो उसमें बाद में आता हूँ। इथोपिया को बना दिया, या और हमारी तो इथोपिया से GDP बहुत ज़्यादा है, इस तरह और भी ममालिक हैं। तो इस वजह से हमारा, और हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, इस खिते में एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत भी रखते हैं, लेकिन हमें मदऊ नहीं किया गया। तो बासित साहब, हमारी इस नाकाम डिप्लोमेसी का सेहरा किसके सर जाता है? ये सेहरा भारत के सर जाता है, क्योंकि भारत ने कुल्ली तौर पे कह दिया नो। उसने कोई दकीका फरोगदाश नहीं किया कि पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं इन्वाइट करना, क्योंकि उसने आई डू नॉट नो कि हमने क्यों अप्लाई ही किया, फॉर दैट मैटर अप्लाई नहीं करना चाहिए था अगर ये सूरत हाल थी। तो हमने भारत को एक दे दिया लेवरेज कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। हम प्रोपेगेंडा करते रहे, उससे पहले हम जो कुछ भी कार्रवाइयाँ करते रहे इंडियन कश्मीर में, वो रोज़ रोशन की तरह आया है। इवन इंडिया के अंदर भी हमने अपना काम जारी रखा। आप देखिए कि उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उनकी एक सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल सिटी है बॉम्बे, वहाँ पे हमने, मुंबई जिसको कहते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी करवाई। तो फिर जो उड़ी और पुलवामा में हुआ, अभी तक कुछ अर्सा पहले तक भी अटैक्स हो रहे थे, हमारा मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा। अब ये सारा कुछ हम करते रहे और फिर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करें कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने स्ट्रेस किया इस चीज़ को कि कंसेंसस ज़रूरी है किसी भी नए मेंबर को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए। तो अब जाहिर है कि इंडिया जो है वो, उसका कंसेंसस नहीं था ना इसमें कि पाकिस्तान शामिल हो, इवन टर्की शामिल हो, तो शामिल नहीं हुए। तो हमें ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि इंडिया अब एक इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है हर जगह, बिल्कुल, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो हमें सबसे पहले जो फोकस करना है वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस पे करना है, ताकि कल को हम इंडिया की सपोर्ट हासिल कर सकें मल्टीलैटरल फोरम्स पे। और अब हम देख लें ना, इथियोपिया जैसा मुल्क जो है वो उसमें शामिल हो चुका है, ईरान को उन्होंने शामिल कर लिया है, UAE को शामिल कर लिया, सऊदी अरेबिया है। हाँ, सऊदी अरेबिया अभी मेरा ख्याल है फुल मेंबर नहीं बना। सऊदी अरेबिया तो कोई भी नहीं बना, वो कहते 5 ये बने, लेकिन 13 को और को शामिल किया इन्होंने, 13 लोग। नहीं, ये शामिल हो गए हैं अब, ये ईरान, इजिप्ट और UAE